हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसी प्लस, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप हैं इस डिटेल लेक्चर सीरीज में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जहां पर हम कंप्लीट डिटेल में पढ़ रहे हैं। जी हां, कंप्लीट डिटेल में। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट टाइम ऑन द यूट्यूब जहां पर हम कंप्लीट टेक्निकल सब्जेक्ट यूट्यूब पर डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि आपको एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की क्लासेस डेली 4 बजे मिल रही होंगी और फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लासेस डेली शाम को 5:30 बजे मिल रही होंगी। दिस इज द कंप्लीट टाइम टेबल फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। साथ ही साथ आपको यूट्यूब पर एवरी सैटरडे लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस मिलने वाले हैं एईसी प्लस की तरफ से, और साथ में डाउट सेशन कंडक्ट किए जाएंगे। जो पिछले हफ्ते मतलब पूरे 5 दिन मंडे टू फ्राइडे जो आपने पढ़ा है, उसी के कितने भी आपके डाउट्स होते हैं, उन डाउट्स को हम सैटरडे को सॉल्व कर रहे होंगे। साथ ही साथ संडे को मैराथन सेशन ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जहां पर कमिंग एग्जाम्स के लिए हम एक मैराथन सेशन लेकर आएंगे, जहां पर हम कंप्लीट डिटेल में क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सो दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस एईसी प्लस यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट डिटेल में टेक्निकल सिलेबस कवर कर रहा है, जो यूट्यूब पर कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। So this is my profile that you can see. This is the complete profile, जहां पर आपको मेरे बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पता चलेगी। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं आज का सेशन आप लोगों से स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें करता हूं जो हमने प्रीवियस सेशन में की थी। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एक ब्रॉड ओवरव्यू क्या है, क्या हमें ध्यान रखना है, कैसे हमें पढ़ना है, क्या यहां पर लोड होता है और किसे यहां पर सिस्टम कहते हैं। अगर आपने पहला लेक्चर देखा है तो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। साथ ही साथ हमने फर्स्ट सेशन में देखा था कि हम कितना वाइड सिलेबस जो है वो कवर अप करने वाले हैं कंप्लीट एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, जिसमें आज मैं आपको एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के पार्ट 1, जिसमें कि रॉ वाटर इंजीनियरिंग कहते हैं या वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग कहते हैं, आज उसके बारे में एक ओवरव्यू देता हूं आपको। कि जैसा कि आप देख पा रहे हो, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग के अंदर ये कंप्लीट हमारा एक फ्लो चार्ट समझा जा सकता है, जहां पर किसी सोर्स से हम पानी उठाते हैं, पाइपलाइंस के थ्रू उन्हीं पानी को इनटेक स्ट्रक्चर पर लेकर जाया जाता है। इनटेक स्ट्रक्चर से पाइपलाइन से हम पंपिंग स्टेशन तक उस पानी को भेजते हैं। पंपिंग स्टेशन से पाइपलाइन के थ्रू पानी ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है, वहां पर वो ट्रीट होगा। ट्रीट होने के बाद उसे सर्विस रिजर्वायर में भेजा जाता है। सर्विस रिजर्वायर में उसका स्टोरेज होगा और फिर यहां से डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में भेजा जाता है। तो ये हम लोगों ने जो है, ये एक पूरे वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग का एक हमने जो है वो फ्लो चार्ट देखा। अगर इसी को एक्चुअल व्यू हमें देखना है तो कुछ इस तरह समझा जा सकता है कि कोई भी मेरे पास एक वाटर सोर्स होगा, कोई रिवर हो सकती है, कोई हमारे पास ऐसा सोर्स हो सकता है जहां से कंटिन्यूसली बहुत लंबे समय तक हमें पानी मिल सके। उस पानी को इनटेक स्ट्रक्चर से भेजा जाता है, फिर पंप की मदद से हम उन पानी को आगे हमारे ट्रीटमेंट प्लांट में भेजते हैं। इफ यू कैन सी, ये हमारे पास कुछ इतनी सारी ट्रीटमेंट यूनिट्स हैं, जिनमें कोएगुलेशन है, फ्लैश मिक्सर है, हमारे पास फ्लोकुलेशन टैंक है, सेडिमेंटेशन टैंक है, हमारे पास फिल्टर मीडियम है, हमारे पास डिसइंफेक्शन है। इतना कुछ होने के बाद व्हाट वी कैन बेसिकली डू इज इसी पानी को आगे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में भेजा जा सकता है। तो ये एक ओवरव्यू है, सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं आपको वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में वाटर जहां से उठाया गया है, इन सोर्सेस के बारे में पढ़ाने वाला हूं। कितने अलग अलग प्रकार के सोर्सेस होते हैं, इनटेक स्ट्रक्चर के बारे में जानने वाले हैं, जो हमारे पास पंपिंग स्टेशन है उसके बारे में जानने वाले हैं, हमारे ये पूरे ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के अंदर कितने अलग अलग तरह की यूनिट्स होती है, हर यूनिट के डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हम साथ ही साथ पढ़ने वाले हैं कि कैसे पानी को डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में भेजा जाता है, क्या सर्विस रिजर्वायर होता है, ये कंप्लीट डिटेलिंग पढ़ने वाले हैं। मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं आपसे कि ये सब कुछ करने से पहले मुझे पानी की क्वालिटी के बारे में पता होना चाहिए, मुझे पानी के बारे में पता होना चाहिए कि पानी कैसा होता है। तो जब तक कि मैं अपने किसी भी कंडीशन में अगर मैं बात करता हूं, तो हमारे पास अगर हमें कोई पानी नेचर से मिलता है, सर नेचर से पानी कहां से मिलेगा, तो नेचर से पानी आप देख लो, किसी नदी से आपको पानी मिल रहा है, वो बेसिकली एक नेचुरल रिसोर्स है हमारे पास। आप जमीन के अंदर से पानी निकालते हो, वो आपके पास एक बेसिकली कह सकते हैं कि एक नेचुरल रिसोर्स है आपके पास। हर तरीके से ये सारे नेचुरल रिसोर्स है। जब आपको यहां से पानी मिलता है तो पानी पूरी तरीके से गंदा नहीं मिलता है। जब आप बोरिंग से पानी निकालते हो, ट्यूबवेल से पानी निकालते हो,
पानी कई बार काफी साफ मिलता है कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे डायरेक्टली कंज्यूम किया जा सकता है। कभी कभी आप नदियों से ऐसा पानी ड्रॉ कर सकते हो जो पानी बहुत साफ देखने को मिलता है, आप उस पानी को कोई और ट्रीटमेंट नहीं देते, डायरेक्टली उसको कंज्यूम किया जा सकता है। कई बार देखा होगा लोग बहते हुए धाराओं में से जो बाहर पहाड़ी इलाकों में होते हैं डायरेक्टली उससे पानी कंज्यूम कर लेते हैं, पी लेते हैं। क्यों पी पा रहे हैं? क्योंकि उसमें कुछ गंदगी नहीं है। तो होता यह है कि हमारे पास हर वो पानी, हर वो वाटर का सोर्स जहां से हमें पानी लेने पर उस पानी में कोई आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट ना करना पड़े और उसे डायरेक्टली कंज्यूम किया जा सके, उसी पानी को कहते हैं रॉ वाटर। अब अगर मेरे पास किसी भी पानी के अंदर मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया है, इसका मतलब यह नहीं होता कि उसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। उसमें कोई ट्रीटमेंट अपने आप नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू हो चुका होगा। अगर ऐसा कोई पानी जिसमें नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू ट्रीटमेंट होते हैं, हम उस पानी को भी रॉ वाटर कहेंगे क्योंकि हमने उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया। तो यहां पर हमारे पास जैसे ही किसी भी पानी के अंदर मैंने अपनी तरफ से कोई ट्रीटमेंट कर दिया तो फिर वो कहलाएगा हमारे पास ट्रीटेड वाटर, और अगर मैंने अपनी तरफ से कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट नहीं किया, तो वो कहलाएगा हमारे पास रॉ वाटर। So if you can see, any water that is not subjected to any artificial treatment by humans is referred as raw water, except the natural treatment that is carried out by the soil strata. तो यहां पर हम कह सकते हैं कि हमारे पास, अगर हम कहें कि हमारे पास ये अगर रॉ वाटर है तो हमारे पास एक हम टर्म दे सकते हैं रेफर्ड एज ट्रीटेड वाटर। ट्रीटेड वाटर मतलब एक ऐसा पानी हमारे पास वाटर सब्जेक्टेड टू, व्हेन वाटर इज सब्जेक्टेड टू आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट। आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट। अब बात ही आती है, सर ये ट्रीटमेंट का मतलब क्या? व्हाट इज दिस नेचुरल ट्रीटमेंट का मतलब क्या? आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट का मतलब क्या? इसका मतलब ये होता है कि पानी को आप कुछ ऐसी प्रोसेस से गुजारते हो जिसकी वजह से उसके अंदर पाए जाने वाली गंदगी खत्म हो जाती है। उसके अंदर से पाए जाने वाली गंदगी खत्म हो जाती है, मतलब वो रिमूव हो जाती है और वो पानी आपका साफ हो जाता है। तो ये गंदगी क्या होती है? हमारे पास अगर देखा जाए तो जो क्वालिटी है हमारे पानी की, हम उसे 3 अलग अलग कैटेगरीज में बांट देते हैं। पानी की क्वालिटी को 3 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। और 3 अलग अलग कैटेगरीज में मतलब आप ये कह सकते हो कि आपके पास अगर किसी भी पानी को देखकर, टच करके, फील करके, सूंघ कर, मतलब आप अपने फिजिकल सेंसेस से अगर किसी पानी की क्वालिटी को बता सको, फिजिकल सेंसेस से मतलब आप किसी पानी को छूकर बता दो कि पानी कितना गर्म है, कितना ठंडा है। पानी को देखकर बता दो क्या पानी में कलर है, क्या पानी में कुछ आपको मटमेलापन दिखाई दे रहा है, क्या पानी में आपको कोई गंदगी दिखाई दे रही है, मतलब ये आपके फिजिकल सेंसेस हैं। तो आप उस कंडीशन में उसके अंदर पाए जाने वाली हर वो गंदगी, हर वो इंप्यूरिटी जिसको आप अपने फिजिकल सेंसेस से पता कर सकते हो, आप उन सारी क्वालिटीज को, पानी की उन सारी क्वालिटीज को कहते हो फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। तो यहां पर इट इज द क्वालिटी ऑफ वाटर दैट कैन बी फेल्ट और सेंस्ड बाय आवर फिजिकल सेंसेस। सर ऐसी क्या चीजें हैं? यार पानी में कलर तो हम अपनी आंखों से देखकर बता सकते हैं कि हां पानी में कलर दिखाई दे रहा है। तो एग्जांपल्स के तौर पे समझा जा सकता है कि हमारे पास पानी के अंदर कलर होगा, कलर के साथ साथ पानी को छूकर बताया जा सकता है, ये हमारे सेंसेस हैं कि हम छूकर किसी चीज बता सकते हैं कि वो गर्म है या ठंडी है। तो पानी के टेम्परेचर को यहां से बताया जा सकता है, पानी के टेम्परेचर को यहां बताया जा सकता है। हमारी सूंघने की क्षमता होती है, हम किसी पानी को सूंघ कर बता सकते हैं कि उसमें कुछ गंध है या नहीं। तो हमारे लिए अनदर पैरामीटर दैट वी हैव इज टेस्ट एंड ऑर्डर। पानी को हम देखकर बता सकते हैं कि क्या पानी में हमें कोई गंदगी दिखाई दे रही है क्या। तो पानी में कोई गंदगी दिखाई दे तो हमारे लिए वो बन जाता है एज सस्पेंडेड सॉलिड्स, जो पानी के अंदर हमें साफ दिखाई पड़ सकते हैं। ठीक है, और वहीं पर हमारे पास पानी के अंदर अगर बहुत छोटे साइज के पार्टिकल्स के द्वारा कोई इंप्यूरिटी क्रिएट होती है तो उसे कहते हैं टर्बिडिटी। सो दीज आर 5 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो कि हम पानी के अंदर रिलेट करते हैं, पानी की क्वालिटी को लेकर, जो कि हम हमारे फिजिकल सेंसेस से बता पाते हैं। ध्यान रखिएगा,
यहीं से जेई और एई के क्वेश्चंस बनना चालू हो जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, तो पता होने चाहिए सर। लेकिन मुझे पानी में देखकर बताना है कि पानी में नमक है या नहीं, मुझे पानी को सूंघ कर बताना है पानी में नमक है या नहीं, नहीं बता सकते। आप नहीं बता सकते, ना ही आप सूंघ कर बता सकते हो, ना आप देख कर बता सकते हो। सर मुझे टच करके बताना है पानी में नमक है या नहीं, यू कैन नॉट, आप नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि कुछ पानी के अंदर इंप्यूरिटी ऐसी होती है जिसमें आपके फिजिकल सेंसेस काम नहीं करते। आपके फिजिकल सेंसेस काम नहीं करते, आपको उसके लिए कुछ केमिकल्स की मदद लेनी पड़ती है, कुछ केमिकल रिएक्शंस कराकर देखना पड़ेगा कि क्या हमारे पास कुछ ऐसे बदलाव हो पाते हैं। तो अगर कुछ केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस करती है, हो जाती है, और उनसे हमें पानी के अंदर इंडिकेशन मिलता है कि हां पानी में इस तरह की कोई इंप्यूरिटी होगी या नहीं होगी। कभी कभी आप किसी के घर जाते हो और पानी पीने पर आपको पानी में कड़वा सापन लगता है, आप कहते हो कि पानी में स्वाद कुछ अजीब सा लग रहा है, ये पानी अच्छा नहीं है, लेकिन आप ये बता नहीं पा रहे हो कि किस कारण से पानी में ये कुछ स्वाद अजीब सा लग रहा है, क्या रीजन है, नहीं बता पा रहे हो। कितनी ये गंदगी है, कितनी नहीं है, या कितनी इंप्यूरिटी कितनी नहीं है, क्या कारण है, नहीं बता पा रहे हो। इसके लिए फिजिकल सेंसेस नहीं काम कर पा रहे हैं, केमिकल्स की मदद लेनी पड़ती है, बताना पड़ता है कि इस पानी के अंदर एल्कलिनिटी ज्यादा है। अब एल्कलिनिटी टेस्टिंग जो है वो कंप्लीट केमिकल्स की बेस्ड है। तो हमारे पास यहां पर अगर हमारे पानी के अंदर कुछ ऐसी भी इंप्यूरिटीज होती है which is the quality of water that cannot be sensed by our physical senses or senses and requires chemicals for testing, ऐसी पानी की क्वालिटी को हम केमिकल क्वालिटी पैरामीटर ऑफ वाटर कहते हैं। कैसे पता करेंगे ये कौन कौन सी क्वालिटीज है? आप पानी के अंदर पानी के पीएच पे बात कर लो। पानी का पीएच पता लगाना है आपको, एसिड्स और बेसिस, मतलब आपको जो है वो पानी के अंदर नेचर बताना है कि भाई कितना एसिडिक, कितना नेचर, कितना अल्कलाइन है हमारे पास, ये उसके लिए केमिकल्स ही लगेंगे, बिना उसके नहीं किया जा सकता। हमारे पास चाहे पानी का पीएच हो गया, चाहे पानी की अल्कलिनिटी हो गई, चाहे पानी के अंदर हार्डनेस हो गया, चाहे पानी के अंदर नाइट्रोजन कंटेंट हो गया, चाहे पानी के अंदर क्लोराइड कंटेंट हो गया, या फिर हमारे पानी के अंदर इसके अलावा बात कर सकते हैं तो फ्लोराइड कंटेंट हो गया। फ्लोराइड कंटेंट के अलावा आप बात कर सकते हैं कुछ मेटल्स का प्रेजेंस, कुछ नॉन मेटल्स का प्रेजेंस, कुछ गैसेस का प्रेजेंस। इन सब को पता करने के लिए आपको जरूरत पड़ती है कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ सर्टेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स, कुछ केमिकल प्रोसेसेस। इन सब की मदद से पता लगा पाते हो कि हां आपके पानी के अंदर ऐसे कोई केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर है या नहीं। एल्कलिनिटी, हार्डनेस, नाइट्रोजन, क्लोराइड, इन सब के अंदर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि ये सब चीजें पानी के अंदर हो सकता है घुली हुई हो, तो उसके लिए पानी के अंदर डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, जो पानी के अंदर घुले हुए हो वो डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। अभी डिटेल में बात करूंगा क्या मतलब होता है इनका। साथ ही साथ बात करते हैं बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। अभी बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर को समझना कैसे है, तो सिंपल सा फंडा है। मैंने आपसे कहा ये एक मैं पानी का सैंपल लेकर आया हूं किसी नदी से, और अब इसे चेक करके बताओ इसमें बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर है या नहीं। अब बायोलॉजिकल क्वालिटी पैरामीटर होता क्या है पहले ये जान लो, फिर उस पर विचार करते हैं। इट इज द क्वालिटी ऑफ वाटर दैट इज एसोसिएटेड विद द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड रिक्वायर्ड स्पेशल मेथड्स टू डिटेक्ट देम। पानी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पता कैसे करना है? क्या फिजिकल सेंसेस से पता करोगे? क्या सूंघ कर बताओगे कि कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? क्या पानी में उंगली डाल दोगे और फिर पता लगाओगे ओ सर पानी में उंगली ने जो है वो बहुत सारे बैक्टीरिया ने काट लिया तो मेरी उंगली मुझे पता चल गया कि बैक्टीरिया है? नहीं, यू कैन नॉट जज। क्या पानी पीकर बताओगे और फिर बीमार हो जाओगे, अस्पताल में भर्ती हो जाओगे, फिर पता लगाओगे सर टेस्टिंग का रिजल्ट आ गया है और मैं अब 3 दिन से बीमार हूं तो इस तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? नहीं, कैन नॉट बी डन। तो हमारे पास आपके फिजिकल सेंसेस तो काम नहीं आ रहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पता लगाने के लिए। केमिकल सेंसेस, मान लो कोई पानी के अंदर बैक्टीरिया हो भी या नहीं भी हो मुझे नहीं पता, मैंने उसमें कुछ केमिकल डाल दिए, बैक्टीरिया मर गए, तो पता कैसे चलेगा कि हमारे पास पहले बैक्टीरिया थे या नहीं थे, अब मर गए हैं तो कितने थे कितने नहीं थे, किस प्रकार के थे? कोई आपके पास तरीका नहीं है। ना आप केमिकल्स की मदद से पता लगा सकते हो, ना आप अपने फिजिकल सेंसेस से पता लगा सकते हो। यहां पर आपको जो है अलग अलग तरह के मेथड्स अप्लाई करने पड़ते हैं जिनकी मदद से आप पानी के अंदर बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर की बात कर सकते हो।
तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे पास, हम किनको पता लगाने की कोशिश करते हैं, तो हम यहां पता लगाने की कोशिश करते हैं सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आई विल बी यूजिंग दी टर्म MO, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए MO और ऑर्गेनिक मैटर के लिए OM। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब ये सिंपल सी बातें हैं। तुम पानी के अंदर इमेजिन कर लो किसी भी तरह की इंप्यूरिटी, किसी भी तरह की इंप्यूरिटी कई तरीके से आ सकती है। तुम तुम्हारे एरिया में नदी को इमेजिन कर लो, नालों को इमेजिन कर लो, रोड से बहते हुए पानी को इमेजिन कर लो, दुनिया भर में जितने इमेजिनेशन करना है कर लो। इंप्यूरिटीज हर प्रकार के पानी के अंदर आ सकती है और उसको हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो आइए चलिए बात करते हैं एक एक इंप्यूरिटी के बारे में। मैं आपको इस लेक्चर सीरीज के अंदर जितने भी क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, मतलब अगर हम क्वालिटी पैरामीटर पर बात कर रहे हैं तो मैं आपको ये सारे क्वालिटी पैरामीटर एक एक करके पढ़ाने वाला हूं इन डिटेल। स्टार्ट करेंगे हम सस्पेंडेड सॉलिड से। लेकिन फिर विचार आता है कि सर ये सस्पेंडेड सॉलिड और ये डिसॉल्व सॉलिड दो अलग अलग चीजें लिखी है, दोनों में से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, दोनों में डिफरेंस क्या है क्या नहीं है, मैं सब क्लियर करूंगा। पहले मैं तुम्हें बताऊंगा सॉलिड्स का मतलब क्या होता है, फिर मैं बताऊंगा सस्पेंडेड सॉलिड क्या होता है, फिर बताऊंगा डिसॉल्व सॉलिड क्या होता है। अलग अलग हर तरीके से आपके डाउट को जो है वो क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले चलते हैं, हम सॉलिड का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं बेस्ड ऑन दी साइज। किस पे? बेस्ड ऑन दी साइज पे। तो भाई हमारे पास यहां पर आप जरा इस इमेज में देखकर मुझे जरा इतना बता दो कि आपके पास पहली वाली इमेज में कोई आपको इंप्यूरिटीज दिखाई दे रही है? यू आर नॉट एबल टू सी एनी इंप्यूरिटीज, कोई इंप्यूरिटी दिखाई नहीं दे रही है। दूसरे वाले में आपको इंप्यूरिटीज दिखाई दे रही है? यस सर, कुछ मात्रा में दिखाई दे रही है, लेकिन वो कितने साइज की है, पार्टिकल की साइज क्या है सर, नहीं दिखाई पड़ रहा है। क्या तीसरे वाले में आपको ये पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं? आप कहते हो कि हां सर दिखाई दे रहे हैं, कुछ पार्टिकल नीचे बैठ चुके हैं, कुछ पार्टिकल ऊपर शायद हमारे पास तैर रहे होंगे। हम पार्टिकल्स को देखकर बता सकते हैं कि हां ये इंप्यूरिटीज है। पहले वाले में देखकर नहीं बता पा रहे हो, दूसरे वाले में देखकर बता पा रहे हो कि हां इंप्यूरिटीज है, तीसरे वाले में उसकी साइज पे भी आप जो है वो कमेंट कर सकते हो। तो साइज के बेसिस पे हम हमारे सॉलिड्स को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। एक कहलाता है सस्पेंडेड सॉलिड, एक कोलोइडल सॉलिड और एक डिसॉल्व्ड सॉलिड। सस्पेंडेड सॉलिड का मतलब ये कि जब आपके पास पार्टिकल की साइज जो रेंज करती है वो हमारे पास रेंज कर सकती है फ्रॉम, आप ये कह सकते हो फ्रॉम माइक्रोमीटर टू सेंटीमीटर्स, फ्रॉम माइक्रोमीटर टू सेंटीमीटर। तो कुछ माइक्रोमीटर से कुछ सेंटीमीटर्स तक की जो साइज के पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास यहां पर हमारे सस्पेंडेड सॉलिड की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जब हमारे पास हमारे पार्टिकल साइज बहुत छोटी हो जाती है, हमारे पास जब पार्टिकल की साइज रेंज करती है फ्रॉम नैनोमीटर टू माइक्रोमीटर, तो हमारे पास कुछ नैनोमीटर से माइक्रोमीटर की रेंज तक जाती है। माइक्रोमीटर आप समझ लीजिए कि हमारे पास 1 मीटर में 100 मीटर होते हैं, सॉरी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। सेंटीमीटर में हमारे पास 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, और मिलीमीटर से भी छोटा फिर जो है वो आप माइक्रोमीटर के रेंज चले जाते हो, मतलब आप चले गए 10⁶ तक, ठीक है। तो आप 10⁶ से चले, मतलब हमारे पास हमारे मीटर से 10⁶ टाइम्स छोटी साइज पर चले जाते हो, तो वो चली जाती है माइक्रोमीटर की साइज। और उसमें भी आप नैनोमीटर में चले जाओ, 10⁹ की कैटेगरी में चले जा रहे हो आप, मतलब 10⁹ टाइम्स छोटी साइज के पार्टिकल है मीटर के रिस्पेक्ट में, तो वो नैनोमीटर की कैटेगरी में चले गए। मतलब इतने छोटे साइज के पार्टिकल है, आप उन पार्टिकल की साइज ऑब्जर्व ही नहीं कर पाओगे, लेकिन वो पानी के अंदर सस्पेंशन में रहेंगे। ऐसे पार्टिकल को कोलोइडल सॉलिड्स कहा जाता है। तो वो हमारे पास इस रेंज में आ जाती है। डिसॉल्व सॉलिड की बात करता हूं, आप जरा यहां पर देख के बताओ, आर यू एबल टू सी एनी सॉलिड पार्टिकल हियर? नहीं दिखाई पड़ते। ये एक्चुअली में हमारे पास प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आयंस इन द वाटर। एग्जांपल के तौर पे बात कर लो आप NaCl की। तो जो सॉल्ट होता है हमारे पास, पानी में आपने जैसे नमक डाला और आपने पानी में घोल दिया, वो डिसॉल्व हो गया, आपको दिखाई नहीं देगा, कोई साइज नहीं है, आयंस के फॉर्म में है कुछ हमारे पास। यही हमारे पास फर्दर Na+ बन जाएगा और हमारे पास डिसोसिएट होके Cl- बन जाएगा। आयंस के फॉर्म में डिसोसिएट हो जाते हैं, तो हमारे पास साइज के बेसिस पे सस्पेंडेड सॉलिड, कोलोइडल सॉलिड और क्या कहा जा सकता है, वी कैन रेफर इट एज डिसॉल्व्ड सॉलिड। तो जरा ध्यान से समझना, मुझे आपको पढ़ाना है क्वालिटी पैरामीटर्स।
तो डिसॉल्व सॉलिड हमारे पास केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में आ जाएंगे, मतलब ऐसी वो इंप्योरिटी जो तो पानी में दिखाई नहीं दे रही है वो सब आपके पास केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में आ जाएगी। हर वो इंप्योरिटी जो आपको दिखाई देती है आपकी आंखों से, वो किस में आ जाएगी? फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में आ जाएगी। मुझे बताओ आपके पास इनमें से इंप्योरिटी कहां दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है सेकंड और थर्ड वाले के अंदर। कोलोइडल आपके पास सॉलिड्स हैं, ये आपके पास बन जाते हैं डिसॉल्व्ड, जो दिखाई नहीं दे रहे। ये बन जाता है आपके पास कोलोइडल, जो दिखाई तो दे रहे हैं लेकिन बहुत छोटे हैं। और ये बन जाता है आपके पास सस्पेंडेड, जो दिखाई तो दे रहे हैं और साइज में पार्टिकल की साइज भी जो है वो अच्छी खासी बड़ी है। ये जो एग्जांपल लिया है इसमें सैंड है, हमारे पास सैंड है हमारे पानी के अंदर, तो ये दिखाता है हमारे सस्पेंडेड सॉलिड्स को दिखाता है। तो दिस इज हाउ बेसिकली साइज के बेसिस पे हम हमारे सॉलिड्स को इन 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे पास हमारे सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइप्स के बेसिस पे आप अपने सॉलिड्स को ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कह सकते हो। आइदर यू कॉल इट एज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये जान लिया तो आपके लिए सब्जेक्ट जो है वो बहुत आसान हो जाता है आगे चलकर पढ़ने में। क्यों आसान हो जाता है? सिंपल सी भाषा में समझने की कोशिश करिएगा। एग्जाम्पल लेता हूं, आप सब्जी खरीदने जाते हैं और सब्जी खरीदते वक्त आप कहते हैं रिलायंस फ्रेश मार्ट पे गए हैं और आप देखते हैं वहां पर सेक्शन बने हुए अलग अलग। एक जगह लिखा हुआ है ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और बाकी जगह पर बहुत सारी सब्जियां पड़ी हुई है लेकिन उनके ऊपर कोई टैग नहीं लगा हुआ है। जब ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का सेक्शन देखते हो आपको दिखाई पड़ता है रेट बहुत ज्यादा है और साथ ही साथ सब्जियां जो है वो इतनी अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जब आप दूसरी वेजिटेबल्स को देखते हो जिनमें रेट बहुत कम लगे होते हैं लेकिन दिखने में बहुत अच्छी होती है, तो ऑर्गेनिक महंगी क्यों और खराब क्यों दिखाई दे रही है, और जो दूसरी है वो हमारे लिए सस्ती क्यों और इतनी सुंदर क्यों दिखाई दे रही है? क्या होता है, कई तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल होता है सब्जियों को उगाते वक्त। जिन सब्जियों में कोई केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं हुआ वो सब्जियां हमारे ऑर्गेनिक कहला गई, और जिन सब्जियों में केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है बनाने में उगाने में, वो सारी के सारी हमारे लिए नेमलेस हो गई। कह नहीं सकते ना इनऑर्गेनिक है, लोग खरीदेंगे नहीं। तो बात यह आ जाती है कि हमारे पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का मतलब यह नहीं होता कि जिसके अंदर केमिकल्स हैं जिसके अंदर केमिकल्स नहीं है। आप और हम भी ऑर्गेनिक हैं। आप जिस मोबाइल से अपना अभी लेक्चर देख रहे हो, अगर इसका बाहरी कवर आपने लगा रखा है और अगर वो कवर प्लास्टिक का बना हुआ है तो फिर वो भी ऑर्गेनिक है। आप और हम फल सब्जियां खाना, प्लास्टिक के मटेरियल्स, बहुत सारे केमिकल्स, ये सब ऑर्गेनिक की कैटेगरी में आ जाते हैं। लेकिन इनऑर्गेनिक की कैटेगरी में क्या आएगा, कैसे पता करें? दुनिया में सर बहुत सारी चीजें हैं, क्या ऑर्गेनिक क्या इनऑर्गेनिक, तो इसको समझने के लिए बहुत आसान भाषा में हम इसको जो है वो रिलेट कर सकते हैं। कैसे रिलेट कर सकते हैं? दुनिया में ऐसी जितनी भी चीजें जो कंप्लीटली प्योर एलिमेंट से बनी हो, कंप्लीटली प्योर एलिमेंट से बनी हो, या वो सॉल्ट हो या वो एसिड्स हो या वो बेसेस हो या वो मेटल्स हो, एलॉयज हो, मिनरल्स हो, कोई भी ऐसी चीज हो दुनिया में जो हमारे पास कुछ इन चीजों से मिलकर बनी हो या ऐसी चीजें हो, वो सब इनऑर्गेनिक कहलाती है। तो हमारे पास इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दुनिया में जितने ही पाए जाते हैं उनके अंदर जरूरी नहीं है कि कार्बन का प्रेजेंस हो या नहीं हो, कुछ भी हो सकता है। कार्बन होगा तो मेटल्स और एलॉयज हमारे पास हो सकते हैं, कार्बन नहीं होगा तो कुछ सॉल्ट की बात कर लो, कुछ बेसिस की बात कर लो, कुछ एसिड्स की बात कर लो, कुछ प्योर एलिमेंट्स की बात कर लो, वो सब बिना कार्बन वाले हैं और कुछ हमारे पास कार्बन वाले हैं। तो कार्बन और कार्बन मतलब कार्बन दुनिया की कई सारी ऐसी चीजों में प्रेजेंट है जो ऑर्गेनिक भी है और कार्बन ऐसी भी चीजों में प्रेजेंट है जो इनऑर्गेनिक है। तो कार्बन के बेसिस पे तो नहीं कहा जा सकता ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक है। लेकिन एक चीज ये जरूर है, कार्बन के साथ में क्या अटैच है। अगर कार्बन के साथ में, अगर हमारे पास कार्बन के साथ में प्रेजेंस ऑफ कार्बन विथ हाइड्रोजन बॉन्ड, नाइट्रोजन बॉन्ड, सल्फर बॉन्ड, फॉस्फोरस बॉन्ड, ऑक्सीजन बॉन्ड, अगर ऐसा कुछ है तो हमारे पास वो सब क्या बन जाते हैं, ऑर्गेनिक बन जाते हैं। आप किसी भी पॉलीमर की बात कर लो, कोई प्लास्टिक मटेरियल की बात कर लो, बहुत सारी पॉलीमरिक चेन से मिलकर बना हुआ है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, तो ये भी ऑर्गेनिक है। लेकिन यहां पर कार्बन और कार्बन की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, तो इसलिए हमारे पास ये सड़ता नहीं है।
और जब मैं कहता हूं कि आप और हम हैं, हम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इन सब चीज से मिलकर बने हैं, लेकिन हमारे अंदर जो कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग है वो बहुत लूज है, बहुत वीक है, तो हम जो है वो बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। अब सर ये दो चीजें क्या हो गई, एक सड़ जाता है एक नहीं सड़ता है, इसको भी जरा विचार कर लेते हैं। दुनिया में वो चीज जो कभी जीवन में सड़ नहीं सकती, जो कभी जीवन में सड़ नहीं सकती, वो है हमारे पास इनऑर्गेनिक सॉलिड्स। एग्जाम्पल जरा देखिएगा आप, क्ले, सिल्ट, ग्रेवल, एल्यूमिनियम, सॉल्ट, ब्रास, ग्लास, ग्रेफाइट, डायमंड। कभी सोचा है कि क्यों डायमंड के एडवर्टीजमेंट में यह हमेशा कहा जाता है कि हीरा है सदा के लिए? क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हमारे पास वहां पर हम ये बात करते हैं कि हमारा जो ये डायमंड है, ये डायमंड के अंदर कार्बन तो है, लेकिन इतना ज्यादा हाई कार्बन कंटेंट है, कार्बन के साथ में इन सब किसी का बॉन्ड है नहीं, तो ये इनऑर्गेनिक मटेरियल है, कभी भी जीवन में सड़ेगा नहीं, खत्म नहीं होगा, जीवन के अंत तक रहेगा, इसीलिए कहते हैं हीरा है सदा के लिए। बहुत सिंपल सी बात है। वहीं पर बात करते हैं, क्या कभी तुमने सुना है कि मिट्टी सड़ गई? मिट्टी कभी सड़ती नहीं है। क्यों भाई? वहां पर भी आपको कार्बन कंटेंट देखने को मिल जाएगा, यू विल स्टिल हैव सम अमाउंट ऑफ कार्बन कंटेंट डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर, लेकिन वो कभी सड़ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड ये वाले नहीं है, इन सबके साथ बॉन्ड नहीं बना है। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा दुनिया में हर वो चीज जिसमें कार्बन का बॉन्ड अगर इन सबके साथ बने तो विल बी कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिक। अगर सिर्फ कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग है तो वो डायमंड या ग्रेफाइट का फॉर्म बन जाएगा, नहीं है कार्बन तो हमारे पास वो बन जाएंगे सारे के सारे इनऑर्गेनिक सॉलिड्स। तो कार्बन हो या नहीं हो, इनऑर्गेनिक हो सकता है, लेकिन कार्बन के साथ में अगर ये सब चीजें हो तो वो ऑर्गेनिक ही कहलाएगा। एग्जांपल जरा देखिएगा, यहां पर जो है कार्बन की बॉन्डिंग, देयर कैन बी कार्बन बॉन्डिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग, और यहां पर हमारे पास वेजिटेबल, ह्यूमन बींग, फ्रूट्स, प्लास्टिक एक्सेट्रा, ये सब क्या है हमारे लिए? दे आर ऑल ऑर्गेनिक इन नेचर। ऑर्गेनिक सॉलिड्स को बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल भी कहा जाता है। क्या इसका मतलब होता है, इस पर जरा सोचते हैं। हमारे पास पहले तो इन इमेजेस के थ्रू अपने आप को क्लैरिफाई कर लो, सॉल्ट इनऑर्गेनिक बन गया, CaCO3 कार्बन कंटेंट है, CO2 कार्बन कंटेंट है, HCl, डायमंड, वाटर, ये सब चीजें इनऑर्गेनिक कैटेगरी में आ जाती है हमारे पास। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास जो है वो कार्बन के साथ में इनका प्रेजेंस नहीं दिखाई दे रहा। यहां पर जरा देखो आप, परफ्यूम बनाया हमने तो वहां पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सब की बॉन्डिंग बनती है। सोप हमने बनाया, पेंट हमने बनाया, कैंडल हमने बनाया, नेल पॉलिश रिमूवर हमने बनाया। दुनिया में हर वो चीज जो हम बना रहे हैं, ठीक है, वो सब हमारे लिए क्या बन जाती है? ऑर्गेनिक बन जाती है। इसके अलावा वेजिटेबल्स, ह्यूमन बींग्स, फ्रूट, प्लास्टिक, दुनिया में आप आगे चलकर जितने भी इमेजिनेशन करना चाहो सारे इमेजिनेशन करो, आपको हर चीज क्लैरिफाइड होगी इसी एग्जांपल के थ्रू। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक सॉलिड्स को बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल कैसे कैटेगराइज किया जा सकता है, तो जरा इस दो इमेजेस के थ्रू समझने की कोशिश करना। आपको पहली वाली इमेज में कुछ फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि फ्रूट्स के अंदर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, ठीक है। मतलब कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का कोई कंपाउंड बनेगा, ग्लूकोज समझ लो, फ्रुक्टोज समझ लो, कुछ भी समझ लो, लेकिन कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग इतनी वीक होती है कि बैक्टीरिया यहां आएगा, बैक्टीरिया इसको तोड़ना चालू करेगा, न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देगा, और न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट करने के बाद वही न्यूट्रिएंट किसी दूसरे पौधे के लिए क्या बन जाते हैं? एक जीवन दान बन जाते हैं। हर वो चीज जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म सड़ा सकता है वो बायोडिग्रेडेबल कहलाएगी। सर ये क्या है? ये प्लास्टिक है। प्लास्टिक समझ लो किसी भी तरीके का है आपके पास, प्लास्टिक भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की बॉन्डिंग से बना, लेकिन कार्बन और कार्बन की बॉन्डिंग इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि भाई वहां पर आपके पास इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कि बैक्टीरिया तोड़ने आएगा भी सही, बैक्टीरिया के दांत टूट जाएंगे। वैसे बैक्टीरिया के दांत होते नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है बैक्टीरिया की पीढ़ियां गुजर जाएंगी, हर पीढ़ी के दांत टूट जाएंगे, लेकिन बैक्टीरिया कभी इनको डिकम्पोज नहीं करा पाएगा। सर कभी तो करा पाएगा, बिल्कुल करा पाएगा, साल लग जाएंगे। कितने? 10,000 साल। हमारे और आपकी लाइफ के लिए 10,000 साल बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू होती है, तो हम उसके लिए हम उसे मानते हैं कि वो कभी जीवन में सड़ेगा नहीं। हमारे लिए वो पीरियड इनफाइनाइट के बराबर हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर मींस व्हिच कैन बी डिकम्पोज बाय द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ लिमिटेड टाइम पीरियड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन अ लिमिटेड टाइम पीरियड। वहीं पर
क्यों ऐसा हो पा रहा है? इट इज बिकॉज दे हैव वेरी वीक कार्बन कार्बन बॉन्डिंग विच कैन बी इजीली ब्रोकन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बहुत आसानी से माइक्रोऑर्गेनिज्म द्वारा ब्रोकन मतलब तोड़ी जा सकती है। वहीं पर हमारे पास अगर मैं बात करूं, दिस इज बायोडिग्रेडेबल और दिस वन इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो हमारे पास नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर इज दैट विच कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और दे टेक इनफाइनाइट टाइम फॉर डिकम्पोजिशन, सालों साल लग जा रहे हैं, बिकॉज दे वेरी स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्डिंग विच कैन नॉट बी इजीली ब्रोकन। तो बात यह आती है कि सर सॉलिड्स का आपने बताया था कि भाई आप बताने वाले हो सर सॉलिड्स क्या होते हैं, सस्पेंडेड क्या होते हैं, डिसॉल्व क्या होते हैं, आपने तो बताया ही नहीं अभी तक। भाई पहले तो मैंने आपको ये बता दिया कि जितनी दुनिया में जितने भी सॉलिड्स हैं साइज के बेसिस पे 3 कहलाते हैं, टाइप के बेसिस पे 2 कहलाते हैं। इसमें से भी ऑर्गेनिक सॉलिड को 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है, हमारे पास बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल कैटेगरी में। अब मैं आऊंगा आगे चलकर, हमारे पास कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पैरामीटर, सस्पेंडेड सॉलिड आपके पास और आपके डिसॉल्व्ड सॉलिड, इन दोनों के बारे में डिटेल में बात करना है। सस्पेंडेड आपके पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कुछ भी हो सकता है। अगर तुमने पानी में उठाकर रेत मिट्टी कंकड़ डाल दिए तो पानी के अंदर ये कौन सी इंप्यूरिटी हो गई? सस्पेंडेड तो है लेकिन इनऑर्गेनिक है। क्यों? रेत गिट्टी पत्थर कभी जीवन में सड़ते हैं क्या? नहीं सड़ते। तुमने किसी पानी के अंदर कोई फ्रूट लिया, फ्रूट को चूर दिया और आपने पानी में डाल दिया, है तो सस्पेंडेड, साइज बड़ी बड़ी दिखाई दे रही है लेकिन ऑर्गेनिक नेचर की है। इनऑर्गेनिक जो होता है वो जीवन में कभी सड़ता नहीं है, जैसा रहेगा वैसा का ऐसा रहेगा। अगर जैसा है वैसा कैसा रहेगा तो उसी को फिक्स सस्पेंडेड सॉलिड भी कहते हैं। और अगर वो जैसा है वैसा कैसा रहेगा, दुनिया में तुम उसका कुछ भी नहीं कर सकते। सर कुछ भी नहीं कर सकते मतलब सर उसको जला देंगे। एक काम करो, जला के देख लो। आप रेत लेकर आओ, डाल दो कढ़ाई में, नीचे से गैस चालू कर दो और पूरी तरीके से जलाने की कोशिश कर दो, रेत का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मतलब कि नॉन वॉलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड है, मतलब इसका वेपराइजेशन नहीं हो सकता, उड़ नहीं सकता। सर लोहे को तो मैं पिघला सकता हूं, पिघला सकते हो, खत्म तो नहीं कर सकते ना। तो हमारे पास आप और हम हैं, आप हमें पिघला तो नहीं सकते ना, हमें खत्म कर सकते हो, राख में कन्वर्ट कर सकते हो, इनको राख में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड, अगर जीवन में इनका कुछ भी नहीं हो सकता है, ऐसे कैसे रहते, तो इसी को कहते हैं फिक्स सस्पेंडेड सॉलिड या कहते हैं नॉन वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड। वहीं पर अगर मैंने पानी के अंदर कोई फ्रूट है, फ्रूट को इंप्यूरिटी के रूप में तोड़ ताड़ के डाल दिया तो बन जाएगा ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड। और चूंकि हमारे पास ये सिस्टम के अंदर पड़ा हुआ है, मैं इसे खत्म कर सकता हूं। कैसे? जला दूंगा, इसको मैं जला दूंगा तो ये पूरी तरह से वेपराइज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सिस्टम में से रिमूव हो जाएगा। मतलब हमारे पास वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड की कैटेगरी में आता है और इसे कह सकते हैं नॉन फिक्स्ड, नॉन फिक्स्ड सस्पेंडेड सॉलिड। सेम कैटेगरी हमारे पास डिसॉल्व की बनेगी। आपके पास डिसॉल्व इंप्यूरिटी कैसे आ सकती है? यार किसी फ्रूट का जूस ले लो, पानी में डाल दो, आप इसको उबालना चालू करोगे, खत्म हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। ऑरेंज का जूस है हमारे पास, इज अगेन एन इंप्यूरिटी, तो हमारे पास वो बन जाएगा ऑर्गेनिक डिसॉल्व सॉलिड। पानी में आप नमक डाल दो, नमक जीवन में खत्म ही नहीं हो सकता, तुम पानी को उबाल दो, पूरा पानी खत्म हो जाएगा, नमक नीचे बैठा मिल जाएगा। कुछ हो रहा है क्या इसका? नहीं। इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक डिसॉल्व सॉलिड पानी में डिसॉल्व के फॉर्म में था, तुमने पानी गर्म करके पानी को उड़ा दिया, क्या बच गया आखिरी में? इनऑर्गेनिक डिसॉल्व सॉलिड। तो पानी में अगर मुझे पता करना है, मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहता हूं फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर पे। और सबसे पहले जब मैं आपसे बात करना चाहता हूं फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर पे, तो मुझे सबसे पहले फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में तुम लोगों से बात करना है, तो वो है हमारे सस्पेंडेड सॉलिड की। किसे कहते हैं वोलेटाइल, किसे कहते हैं नॉन वोलेटाइल? तो हमारे पास volatile solid refers to those solid which can vaporize and convert into vapor form. Non-volatile solids do not vaporize and cannot be converted into vapor form. एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो, हमारे पास यहां पर एग्जाम्पल ले लो, अभी हमने पीछे डिस्कस किया, तो एग्जाम्पल किसे लिखा जा सकता है? यहां पर आप ले लो NaCl ले लो और क्ले ले लो, और नहीं वोलेटाइल लेना है ना, तो वोलेटाइल में उल्टा हो जाएगा। ये है हमारे पास एग्जाम्पल नॉन वोलेटाइल के, क्या बन जाएंगे? सॉल्ट ले लो जो कि डिसॉल्व कैटेगरी का है, क्ले ले लो जो कि हमारे पास सस्पेंडेड कैटेगरी का है। यहां पर क्या ले सकते हैं? तो कोई फ्रूट ले लो
या फिर हमारे पास कोई जूस ले लो, ये सब क्या है हमारे लिए, हमारे डिजोल्व और सस्पेंडेड के वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल के अलग अलग फॉर्म्स हैं। सस्पेंडेड सॉलिड कैसे कहेंगे, एनी सॉलिड दैट इज इंड्यूस इन वाटर ड्यू टू ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सोर्सेस, कहीं से भी आ सकता है ना, क्ले डाल दो पानी में, सिल डाल दो, ग्रेवल डाल दो, सैंड डाल दो, या फिर प्लांट फाइबर डाल दो, कोई प्लांट के फाइबर्स हैं तोड़ मोड़ कर डाल दो, एल्गी डाल दो, सब पानी के अंदर क्या है, सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, दे आर ऑल सस्पेंडेड सॉलिड्स। तो पानी में सर अगर ये है तो क्या दिक्कत है मुझे, यार तुम मुझे बताओ, तुम्हारे पास ये पानी आया, दिस इज द वाटर दैट यू हैव, ये रहा तुम्हारे पास वाटर का सोर्स है, तुम यहां से पानी लेने गए, इतने सारी कंकड़, मिट्टी, क्ले, सैंड, सिल्ट, ग्रेवल, हर तरह की इंप्यूरिटी है। फिर कुछ सारे पौधे जो है वो भी हमारे पास इस इंप्यूरिटी है, प्लांट फाइबर्स भी है, एल्गी भी काफी सारी है, क्या तुम्हारे लिए इंप्यूरिटी नहीं है, बिल्कुल है। तो क्या तुम इस पानी को डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हो, सर नहीं कर सकते, क्या करना पड़ेगा, ट्रीट करना पड़ेगा। तो क्यों ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हारे लिए इंप्यूरिटी है, तो इस इंप्यूरिटी से दिक्कत क्या है तुम्हें, उसी पर विचार करते हैं। तो हमारे पास व्हाट प्रॉब्लम डू वी हैव विद सस्पेंडेड सॉलिड, इंपैक्ट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड इन वाटर। सस्पेंडेड सॉलिड अगर आ भी गए तो तुम्हें दिक्कत क्या हो जाएगी, सबसे पहली दिक्कत तो है तुम्हारी साइकोलॉजी। पानी में अगर कोई पानी का गिलास तुम्हें लाकर दे और लाकर देते से बोले ये पानी पियो, और उसमें जो है वो 2 चुटकी साफ समंदर की जो है वो रेत इसमें डाल दे, तो वो आपको क्या पानी पी पाओगे, नहीं पी सकते। क्यों नहीं पी सकते, क्यों, आपकी साइकोलॉजी इफेक्ट हो जाएगी। आप सोचे सर ये पानी तो गंदा लग रहा है, इट इंड्यूसेस साइकोलॉजिकल इफेक्ट, पानी आपको जो है वो खराब लगने लगेगा। दूसरी चीज, अगर पानी के अंदर यही सस्पेंडेड इंप्यूरिटी कोई फ्रूट के रूप में है, आप सोच के देखो, कोई फ्रूट है 3 दिन पहले किसी नदी में गलती से गिर गया, 3 दिनों में सड़ना चालू कर सकता है ना, और वो वही पानी में बहता 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 ट्रीटमेंट प्लांट में आ गया। अब ट्रीटमेंट प्लांट में आ गया, ट्रीटमेंट 3 दिनों के अंदर उस फ्रूट के अंदर माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो कर गए, इंप्यूरिटी सस्पेंडेड है, ऑर्गेनिक नेचर की है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर गए। क्या आपको ऐसी इंप्यूरिटीज अगर मैं भेज दूं, क्या आपको ऐसा पानी स्वीकार होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, यू विल नॉट कंसिडर दिस वाटर। तो प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसी इंप्यूरिटी पानी में अगर पाई गई तो माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होने लग जाती है। तीसरी चीज, यार सर इतनी सारी इंप्यूरिटी अगर आती चली जाएगी तो इतना सारा रेत, गिट्टी, कंकड़ अगर कंटिन्यूसली हमारे ट्रीटमेंट प्लांट में आता चला गया, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आता चला गया, तो फिर उससे क्या होगा। इनिशियली हमारे पास हमारी पाइपलाइन जो है, अगर पाइपलाइन की बात करता हूं इनिशियली, तो इनिशियली हमारे पास इस पूरी पाइपलाइन के अंदर पानी बहेगा, ठीक है। लेकिन कुछ समय के बाद व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, हमारे पास यहां पर हमें जो है इस पाइपलाइन के अंदर काफी सारा सॉलिड डिपोजिशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, सॉलिड डिपोजिशन, डिपोजिशन ऑफ सस्पेंडेड इंप्यूरिटीज। तो हमारे पास इससे दिक्कत क्या हो जाती है, इससे दिक्कत हो जाती है कि हमारी डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी अफेक्ट हो जाती है। जितना पानी पहले लेकर जा सकते थे अब उतना पानी लेकर जा नहीं पाएंगे। डिपोजिशन सस्पेंडेड इंप्यूरिटीज का हमारे पानी के अंदर कहलाता है इंक्रस्टेशन। तो इससे 3 दिक्कतें हैं। एक दिक्कत जो कि कंज्यूमर को है, किस चीज की, साइकोलॉजिकल इफेक्ट। तुमने गंदा पानी पहुंचा दिया तो कंज्यूमर क्या गंदा पानी ले पाएगा, उसे लगेगा पानी खराब है। तो कंज्यूमर के हिसाब से सोचना पड़ेगा एज एन इंजीनियर आपको कि यार ऐसा पानी भेज नहीं सकते, तो साफ करना पड़ेगा। एज एन इंजीनियर आपको ये दिक्कत आएगी, पाइपलाइन अगर चोक होना चालू हो गई, तुमने पानी ट्रीट नहीं किया और अगर ये गंदगी पानी में कंटिन्यूसली जाती रही, तो सोच के चलिएगा आपके पास, आपकी जिम्मेदारी होती है एज एन इंजीनियर कि आइए ट्रीटमेंट प्लांट एफिशिएंटली काम करे। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो पूरी की पूरी पाइपलाइन जो है वो करोड़ों का प्रोजेक्ट जो है वो बर्बाद हो सकता है। एज एन इंजीनियर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एज अ कंज्यूमर आपको ये सोचना पड़ेगा, वरना जो है वो कंज्यूमर बीमार हो सकता है और कंज्यूमर की साइकोलॉजी अफेक्ट होगी। आई बात समझ में? चलिए ठीक है। सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, हम सस्पेंडेड सॉलिड मेजर करेंगे कैसे। हमारे पास 2 तरीके हैं, 2 ways टू मेजर सस्पेंडेड सॉलिड। 2 तरीके हैं सस्पेंडेड सॉलिड मेजर करने के। एक होती है हमारे पास ग्रेवियोमेट्रिक टेक्निक। ग्रेवियोमेट्रिक टेक्निक जो कि जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, नाउ यूज्ड नॉट यूज्ड नाउ अडेज,
दिस इज रेफर्ड एज नॉट यूज्ड नाउअडेज, आजकल यूज नहीं करते। ग्रेविमेट्रिक टेक्निक है, पुरानी टेक्निक हो चुकी है, जहां पर हम पार्टिकल्स के वेट के बेसिस बताते थे कि वो पानी में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। जो पार्टिकल ज्यादा भारी है हमारे पास, हम कहते थे कि वो पानी में पहले नीचे बैठ चुका होगा तो वो हमारे ट्रीटमेंट प्लांट में नहीं आएगा। लेकिन ऐसा लंबे समय तक मेथड चल नहीं पाई। मेथड के अंदर कई सारे ड्रॉबैक्स हैं। क्या ड्रॉबैक्स हैं? एग्जांपल के तौर पे सोचिए कि फॉर एग्जांपल इफ आई हैव दिस रिमोट, अच्छा भारी लग रहा है, ये पानी में डूब जाना चाहिए। अगर हल्का, मतलब अगर मान लो इसका वॉल्यूम ज्यादा रहा तो ये पानी के अंदर तैर भी सकता है। मतलब जितना इसका वेट है उससे कुछ कम या उससे कुछ ज्यादा मात्रा का अगर मान लो ये लिक्विड डिस्प्लेस करना चालू कर दो तो इस पे बॉयंट फोर्स लगने की वजह से ये जो है ये नीचे नहीं डूबेगा। तो फिर हमारी थ्योरी तो गलत हो जाएगी यहां पर, और गलत हो जाएगी तो फिर ये मेथड फेल हो जाती है। सही मेथड क्या है हमारे पास? फिल्टर पेपर टेक्निक। इसमें क्या किया जाता है, हम हमारे पानी को जो भी हम कहीं से कलेक्ट करके लेकर आए, किसी भी साइड से कलेक्ट कर लेकर, किसी भी रिवर से कलेक्ट करके लेकर आए, हम उस पानी को पास करते हैं फिल्टर पेपर से, और जो हमें रेसिड्यू मिलता है उसको हम गर्म करते हैं। और गर्म करने के बाद ये पता लगाते हैं कि जब सारा पानी उड़ जाएगा तो कितने सॉलिड बचेंगे हमारे फिल्टर पेपर पर। हम उसी को बेसिकली बताने की कोशिश करते हैं कि कितने सॉलिड्स हमारे पानी के अंदर है। कैसे परफॉर्म करते हैं टेस्ट को जरा देखते हैं। हमने क्या किया, हमने एक वाटर सैंपल लिया जिसमें कई तरह के सॉलिड्स हैं, ठीक है। तो हमने यहां पर एक वाटर सैंपल लिया, वाटर सैंपल containing सॉलिड इंप्यूरिटीज। कई जगहों पर ये इंप्यूरिटीज हमारे पास पानी के अंदर होने के चांसेस है। ठीक है, तो ये इंप्यूरिटीज है कई तरह की हमारे पास। व्हाट आर वी गोइंग टू डू, अगर मैंने इस पानी को क्या कर दिया, अगर मैंने इस पानी को, ठीक है, कंप्लीटली, जरा ध्यान से समझना, हमारे पास इसके अंदर अगर मैंने इसको हीट कर दिया, हीट एट द रेट 600 से 650 डिग्री सेल्सियस पे, अगर मैंने इसे हीट कर दिया 600 से 650 डिग्री सेल्सियस पे, क्या होता है, इस पानी के अंदर हमारे पास जितना भी, मतलब 1 लीटर का सैंपल ले लिया मान लो, तो 1 लीटर के सैंपल में जितना पानी, वो सब पानी तो उड़ जाएगा। जितना ऑर्गेनिक कंटेंट है, सर ऑर्गेनिक कंटेंट क्या, मान लो कोई फ्रूट का जूस है, कोई फ्रूट का पल्प है, कोई भी तरह से इंप्यूरिटी हो हमारे पास, वो सब भी हमारे पास क्या हो जाएगी, कंप्लीटली वेपराइज हो जाएगी, उड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी सिस्टम में से। सिर्फ क्या बचेगा, वो चीज जो दुनिया में से कभी खत्म नहीं हो सकती, इनऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज। तो हमने यहां पर जो है इसे हमने जो है वो 600 से 650 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया, तो हमारे पास यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, कंप्लीटली हमारी इनऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज बचेंगी। लेकिन अगर मान लो मैं इसको यहां से सिर्फ और सिर्फ क्या करना चाहूं, जरा इमेजिन करना सिचुएशन को, कि मैं इसको 600 650 डिग्री सेल्सियस पे हीट नहीं करता हूं। मान लो मैंने इसे हीट किया एट अ टेम्परेचर ऑफ 105 डिग्री सेल्सियस, तो पूरा पानी उड़ जाएगा, बचेगा इसके अंदर कंप्लीटली टोटल सॉलिड्स। ठीक है, और अब मेरे पास ये सॉलिड्स बचेंगे, मैं इन्हीं सॉलिड्स को हीट करता हूं, हीट एट द रेट 600 से 650 डिग्री सेल्सियस पे। तो 600 से 650 डिग्री सेल्सियस पे हीट करने पर क्या बचेगा इसके अंदर, तो इसमें बचेंगी अब जो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक, मतलब ऑर्गेनिक उड़ जाएगी, बचेगी हमारे पास इनऑर्गेनिक सॉलिड बचेंगे। सिर्फ क्या बचेंगे, इनऑर्गेनिक सॉलिड। ऑर्गेनिक सॉलिड क्या हो चुके हैं, वेपराइज हो चुके हैं। तो ये हमारे पास एक तरीका है। इसका एक और भी दूसरा तरीका है पता लगाने का कि भाई हमारे पास सस्पेंडेड सॉलिड कितने हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं इसको फिल्टर पेपर से पास कराता हूं। फिल्टर पेपर से मैं इसे जैसे ही पास कराता हूं, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, लिक्विड तो सारा इसके अंदर आ जाएगा,
और यहां पर हमारे पास डिपॉजिट हो जाएगी सारी इंप्यूरिटीज, जो कि इस फिल्टर पेपर की साइज से बड़ी है, और वही इंप्यूरिटी यहां रुकेगी जो कि हमारे पास कुछ साइज की है। अगर मान लो मेरे पास रसना होता, क्या होता, रसना, और अगर रसना को ही मैं यहां से फिल्टर से पास करा दूं तो क्या नीचे पानी पानी चला जाएगा, रसना ऊपर रुक जाएगा? नहीं, रसना भी चला जाएगा नीचे। डिसॉल्व्ड इंप्यूरिटीज फिल्टर पेपर पर नहीं रुकेगी, वो सब भी चली जाएगी साथ में। यहां जो रुकेगा वो क्या रुकेगा, आप उसको देख लो। आपके पास यहां पर कई अमाउंट में इनके आसपास पानी भी पड़ा रहेगा, तो ये आपके पास जो बचता है ये है बेसिकली रेसिड्यू। क्या है ये आपके पास? दिस इज दी रेसिड्यू। और इस रेसिड्यू के अंदर आपके पास क्या है, तो है पानी और सॉलिड पार्टिकल्स। क्या है? पानी और सॉलिड पार्टिकल्स। तो यहां पर हमारे पास व्हाट इज हैपनिंग इज, फिल्टर पर से जैसे ही पास कराया आपने तो आपको यहां पर बचता है क्या, हमारे पास हमारे सस्पेंडेड सॉलिड प्लस मॉइस्चर, इसी को कहते हैं रेसिड्यू। फिर आपने क्या किया, आपने इसे जो है हीट कर दिया एट टेम्परेचर ऑफ, हीट कर दिया एट टेम्परेचर ऑफ 105 डिग्री सेल्सियस। 105 डिग्री सेल्सियस पर हीट करने पर सिर्फ पानी उड़ता है और कुछ भी नहीं उड़ता, तो मॉइस्चर उड़ जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ क्या, सस्पेंडेड सॉलिड्स। मुझे पता करना था सस्पेंडेड सॉलिड पानी में कितने पाए जाते हैं। अब जितने बचे हैं इनका वजन ले लो, टेक देयर वेट, इनका वेट ले लो, आपके पास पता चल जाएगा कितनी मात्रा के सस्पेंडेड सॉलिड है। अगर आपने इन्हीं सस्पेंडेड सॉलिड को फर्दर हीट कर दिया तो आपके पास ऑर्गेनिक कंटेंट उड़ जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड। तो आपके पास सिस्टम में जब भी कभी आप किसी भी सैंपल को, पानी के सैंपल को हीट करते हो 100 से 105 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसमें से सिर्फ पानी वेपराइज होता है। 600 से 650 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दोगे तो ऑर्गेनिक कंटेंट भी वेपराइज हो जाएगा। पता चल जाएगा कितनी मात्रा में सस्पेंडेड सॉलिड हमारे पास हमारे पानी में पाए जाएंगे। तो यहां पर अगर बात करें, हमारे पास हमारे पीने के पानी में वाटर सप्लाई के अंदर जो सस्पेंडेड सॉलिड है उसकी परमिसिबल लिमिट है 30 mg पर लीटर। तो जिस सोर्स से पानी ले रहे हो, अगर उस सोर्स में सस्पेंडेड सॉलिड के लिए आपने टेस्टिंग करी, तो टेस्टिंग करने पे मान लो सस्पेंडेड सॉलिड निकल कर आया कुछ 70 mg पर लीटर, तो आपको समझ में आना चाहिए ये कि सर ये जो परमिसिबल लिमिट है, इसका मतलब है कि पीने के पानी में 30 mg पर लीटर तक का, 1 लीटर में 30 मिलीग्राम तक का सस्पेंडेड सॉलिड अगर होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ना ट्रीटमेंट प्लांट में ना कंज्यूमर को। इससे ज्यादा हुआ तो दिक्कत हो सकती है, तो ट्रीट करना पड़ेगा। तो परमिसिबल लिमिट ये बताती है आपको कि आप पहले टेस्टिंग कर लो, टेस्टिंग करने के बाद जो भी आपके पास रिजल्ट आएंगे उन रिजल्ट को परमिसिबल लिमिट से कंपेयर कर लो। परमिसिबल लिमिट से कंपेयर करोगे तो पता चलेगा अगर आपकी वैल्यू परमिसिबल लिमिट से ज्यादा है तो आपको ट्रीट करना पड़ेगा, परमिसिबल लिमिट में से कम हो तो कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, इफ सैंपल इज हीटेड एट 104 to 105 डिग्री सेल्सियस ओनली वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट्स एंड ऑल सॉलिड रिमेन्स, सारा सॉलिड उसी में रह जाता है। लेकिन अगर आपने इसे हीट कर दिया, इफ सैंपल इज हीटेड एट 600 से 650 डिग्री सेल्सियस इन मफल फर्नेस, ऑल द ऑर्गेनिक सॉलिड्स gets vaporized and only inorganic solids remain in the system। सिर्फ इतने सा ही हमारे लिए हमारे सस्पेंडेड सॉलिड्स के रेफरेंस में बातें ध्यान रखना है। चलिए ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। एक बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। क्या शेयर करना चाहता हूं आप लोगों से? तो वो है हमारे पास हमारा एसएससी जेईई 2023 का सार्थक बैच जो कि ऑलरेडी रनिंग है हमारे एप्लीकेशन पर, एईसी प्लस एप्लीकेशन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे पास विजय बैच इज ऑलरेडी गोइंग लाइव स्टेट एई और जेईई एग्जाम्स के लिए लाइव फ्रॉम दी ऑफलाइन क्लासरूम, आप इसे भी एनरोल कर सकते हैं ऑन दी एप्लीकेशन। इंडिया में होने वाली हर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एग्जाम में जितना भी नॉन टेक्निकल पोर्शन आता है उसे हमने कंप्लीटली एक नॉन टेक्निकल महापेक में जो है वो तब्दील कर दिया, जिसमें सारे नॉन टेक्निकल सिलेबस कवर अप किए गए हैं।
साथ ही साथ SSCJ 2023 के लिए टेस्ट सीरीज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन दी एप्लीकेशन। आप इसको जो है वो किसी भी फॉर्म में अपने मोबाइल पर एनरोल कर सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू। जस्ट गो एंड विजिट दी AEC प्लस एप्लीकेशन। सो थैंक यू वेरी मच एवरी वन ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में इन दी कंटिन्यूएशन ऑफ द एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज, और आशा करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।